हमने बच्चे लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था रेजोनेंस फैक्टर के लिए बारे में बात कर ली थी, एलसी ऑसिलेशंस के बारे में हमने बात कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट। एवरेज पावर, पावर का फॉर्मूला याद है किसी को जो हमने 10th क्लास के अंदर किया था? पावर का फॉर्मूला क्या होता था? वी आई। पावर का फॉर्मूला सीधा सीधा सा होता था वी आई। अब यहां पर बोला गया एक नॉन इंडक्टिव सर्किट है, ये लगा लो ना उसमें कैपेसिटर है ना इंडक्टर है, सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है, अगर हम सीधी सीधी बात करें तो वी आई निकलना चाहिए आंसर, यही आंसर होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी भी तरीके से अलग बिहेव नहीं करता एसी और डीसी के अंदर, ये पता है सबको। जैसा हमारा रेजिस्टर डायरेक्ट करंट के लिए बिहेव करता था वैसा ही हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए बिहेव कर रहा है। तो हमारे पास जो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस होना चाहिए वो सेम वी आई निकलना चाहिए। एक बार उसको डेराइव करते हैं, साथ साथ में पता चलेगा। कोशिश करेंगे कि साथ में बच्चे लिखते चलेंगे और ये डेरिवेशन हो जाएगी। अपने को एसी के लिए पता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, आई की भी वैल्यू पता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सबको क्लियर है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? ई आई, है ना। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? ई आई। देखो जरा E की वैल्यू क्या है, देखो इंस्टेंटेनियस पावर ई आई। E और I की वैल्यू क्या है बच्चा? E की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें किसी को परेशानी? मल्टीप्लाई कर लेंगे, ई नॉट आई नॉट अलग निकल गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारे पास क्या आ रही है बच्चा? इंस्टेंटेनियस पावर। हमें क्या निकालनी है? एवरेज पावर। अब अगर मैं पावर की बात करूं, पावर होता क्या है? किसी सर्टेन इंस्टेंट के लिए पावर जो होता है वैसे भी रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यही रहेगा। अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहूं तो P dt लिख लेते हैं, किसी को दिक्कत है ना? यहां तक ठीक है बच्चा। अब अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल वर्क डन निकलेगा 0 से t के लिए, है ना। अब 0 से t के बीच में अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, P की वैल्यू क्या है? E नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब याद है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या निकली थी फुल साइकिल के लिए? t/2, है ना। तो इंटीग्रेशन में सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, सबको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल इज t/2। डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं तो ई नॉट आई नॉट इंटू t/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, आना भी यहीं तक है हमारे पास। किसी को दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, हाँ जी, यहां तक निकल गया बच्चे। तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया ई नॉट आई नॉट इंटू t/2। किसी को दिक्कत? अब एवरेज पावर क्या होगा? एवरेज पावर जो मुझे निकालना है, जिसके लिए हमने डेरिवेशन स्टार्ट करी थी, वो क्या होना चाहिए? एवरेज पावर मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, होना चाहिए ये। तो इसके अंदर वर्क डन की वैल्यू डालो, ई नॉट आई नॉट t/2 होल बाई टी। सॉल्व हुआ तो ई नॉट आई नॉट बाय 2 आया कि नहीं? ये हमारे पास एवरेज पावर आ गई। मैं इसको क्या लिख लूं? उस 2 को मैं ब्रेक कर लेता हूं, ई नॉट बाय रूट 2 टाइम्स आई नॉट बाय रूट 2 लिख लूं, लिख सकता हूं। रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया, 2 ही होना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ जरा, हमने एवरेज पावर एसोसिएटेड विद, चलो ये एवरेज पावर नहीं, हमने लास्ट टाइम याद करो, हमने एवरेज पोटेंशियल निकाला था इसके लिए, एसी सर्किट के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाली थी एसी सर्किट के लिए, और उनकी वैल्यू क्या निकली थी? ई नॉट बाय रूट 2, ई नॉट बाय रूट 2। इसका मतलब जो हमारे पास एवरेज पावर आ रही है वो ई नॉट बाय रूट 2 का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? ईवी लिख लो, इसे लिख सकता हूं। आई नॉट बाय रूट 2 को आई भी लिख लो। ये हमारे पास टोटल पावर आ गई कि नहीं? मतलब एवरेज पावर निकल गई एक सर्किट के लिए, पता चला है गोविंद बच्चा? याद है ना? ये हमारे पास क्या था, जो एवरेज ईएमएफ की वैल्यू निकली थी वो ई नॉट बाय रूट 2 थी, और आईवी की वैल्यू जो निकली थी वो आई नॉट बाय रूट 2 निकली थी। ये आरएमएस वैल्यूज, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज निकली थी ना हमारे पास फुल साइकिल के लिए। 0 से t के लिए हमने कहा था अमाउंट ऑफ हीट जनरेट जो होगी, याद है ना वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, कि जितनी डीसी की वैल्यू सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगी उसकी रेफरेंस में जितनी एसी लगेगी, उसको हमने एवरेज वैल्यू के साथ रिलेट कराया था। तो वो सेम फॉर्मूला हमने यूज करके ई नॉट बाय रूट 2 आई नॉट बाय रूट 2 को ईवी और आईवी लिख दिया। फॉर्मूला समझ में आ गया, डेरिवेशन सिंपल थी, पता चल गया।
किसी बच्चे को इसमें परेशानी? नंदनी बच्चा, पता चला है? अब हमारे पास आता है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। अब देखो इंडक्टर के केस में क्या रहेगा बच्चा, इंडक्टर अपने को पता है क्या है, इंडक्टर के केस में भी हम निकालेंगे पहले क्या, वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय 0 to 2t ei dt। बिल्कुल ठीक है। E की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। इसमें किसी को परेशानी कि माइनस 90 क्यों है? सबको पता है टोटल वर्क डन इज गिवन बाय 0 to t, क्या आएगा बच्चा, ई आई डी टी, और E की जगह पे क्या डलेगा हमारे पास यहाँ पे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इंडक्टर का जब हम केस ले रहे हैं तो E की जगह पे डला ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I की जगह पे क्या डलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह क्या डलेगा बच्चा, 90 माइनस ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि करंट लैग करती है, याद है यही। जिस टाइम पे हमने इंडक्टर का केस देखा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो करंट होती है वो 90 डिग्री लैग करती है या पोटेंशियल 90 डिग्री लीड करती है, यही रहेगा। तो यहाँ ओमेगा टी माइनस 90 आया, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। किसी को दिक्कत है इसमें? हाँ जी, ओमेगा टी माइनस 90 होता था या 90 माइनस ओमेगा टी होता था? हमने जब डेरिवेशन करी थी तो हमने क्या लिखा था, जो करंट की वैल्यू है ओमेगा टी माइनस 90 है। तो मैं अगर वहां 90 माइनस ओमेगा टी लिखना चाहता हूं, माइनस लगा दूं आगे, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। याद आया ये? पता चला? हमने उस डेरिवेशन में भी इसी तरीके से उस नेगेटिव को यूज किया था, क्योंकि अब मेरे को पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम को यूज करना आता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को मैं कॉस थीटा लिख लेता हूं। तो ये क्या बनेगा, ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गए, और यहाँ क्या बना बचा, साइन ओमेगा टी, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, है ना। बेसिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ई नॉट बाय आई नॉट, ई नॉट बाय 2, 0 से t, ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज साइन 2 थीटा। हाँ जी, पता है ये वाला, हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो वो फॉर्मूला मैंने यहां पे लगा दिया, डन है। अब इंटीग्रेट करेंगे और नेगेटिव साइन साथ में चल रहा है बच्चा। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा माइनस ऑफ ई नॉट आई नॉट बाय 2, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, 0 से t, डन है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आएगा, ई नॉट आई नॉट, इस नेगेटिव को और इस 2 को बाहर लिख लेते हैं तो ये प्लस बन गया, अपॉन 4 ओमेगा, अपर लिमिट इज कॉस 2 ओमेगा टी माइनस कॉस 0। किसी को परेशानी यहां तक? बेटा 2 इंटू 2, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब मेरे पास क्या आया है, कॉस 2 ओमेगा टी, टी की वैल्यू क्या लिख लूं मैं, ई नॉट आई नॉट बाय 4 ओमेगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं बच्चे, 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, यहां टी से टी कट गया, कॉस 4 पाई बच गया, ई नॉट आई नॉट बाय 4 पाई, कॉस 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 0 की भी वैल्यू 1, तो सब कट गया, सारा कुछ कट कटा गया, आंसर क्या आया 0। दिस प्रूव्स दैट द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर इज 0, 0। समझ में आई ये बात? जो इंडक्टर है उसके लिए एवरेज पावर क्या रहती है, 0। याद रखना है ये, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या निकल गया, एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी थ्रू एन आइडल इंडक्टर इज ऑलवेज 0। डन है बच्चा? अगर ये डेरिवेशन आएगी, प्रूफ करना आएगा तो पता रहेगा, अदरवाइज वैसे भी फाइनल रिजल्ट याद रखना है, पता होना चाहिए कि इंडक्टर के अंदर एवरेज पावर क्या रहती है हमारी, 0 रहेगी। डन। फिर आता है हमारे पास एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर। कैपेसिटर पे एक बार ध्यान देना बच्चे, सेम जैसा इंडक्टर के केस में हुआ था। युवल क्या हुआ बच्चे, समझ नहीं आया? पक्का अच्छे से पता चल गया। अब सेम जो हमने इंडक्टर के लिए किया था, कैपेसिटर की बारी में क्या होगा, करंट लीडिंग इफेक्ट देगी, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी आ जाएगा सिर्फ,
कहानी बाकी सारी सेम, इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट सेम। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर E इज इक्वल टू हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट is the maximum potential difference across the plate of the capacitor. E is E naught sin omega t, I is I naught sin omega t plus 90। ये ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, करंट लीड करती है 90 डिग्री से, यही पता है। कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री लीड करेगी तो साइन ऑफ ओमेगा टी 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। आई नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया, यहाँ पे 0 से t के बीच में इंटीग्रेट किया, ध्यान से देखो सब कुछ सेम बन गया, वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, इंटीग्रेट किया cos 2 ओमेगा t बाई 2, 0 से t, फाइनल आंसर 0। क्लियर है, बिल्कुल सेम डेरिवेशन रिपीट हुई है। क्लियर है, सिर्फ एक नेगेटिव का फर्क पड़ा है, बाकी सारा कुछ सेम है इसके अंदर। और जो एवरेज पावर आई आइडियल कैपेसिटर के लिए ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इज 0। डन है बच्चा, पता चल गया, फटाफट से करो इसे। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा फिर हमारा एवरेज पावर इन LRC सर्किट और इंडक्टिव सर्किट। और इसे करते हैं, देखो बच्चा ध्यान दो। अब हमारे पास क्या बात कर रहे हैं बच्चे, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद LRC सर्किट और इंडक्टिव सर्किट। देखो जब इंडक्टिव सर्किट की बात करें, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई इंडक्टर लगा हुआ है, हमने पूरा कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन लिया LRC का। LRC के अंदर जिस टाइम पे हमने इंपीडेंस ट्रायंगल वाला कंसेप्ट समझा था या फेजर डायग्राम समझा था तीनों के लिए, तो क्या बना था, मान के चलते हैं कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज्यादा है। एक्सएल की वैल्यू अगर एक्सी से ज्यादा थी तो यहां पर हमारे पास नेट ईएमएफ आया था जो कि फाई एंगल से करंट को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। यहाँ पे हमारे पास करंट आ गई थी, यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ आ गया था। ये हमने एक्सएल माइनस एक्सी लिखा था और यहाँ पे हमारे पास आर आया था, या इसको मैंने क्या लिखा था, VL माइनस VC, और यहाँ लिखा था VR। ये पता है सबको, है ना, ये LRC सर्किट का कंसेप्ट पता है ऑलरेडी सबको। अब इसके अंदर अगर मुझे पावर निकालनी है, देखो कहानी क्या चलेगी बच्चे, है तो सेम ही कंसेप्ट। एवरेज पावर अगर मुझे निकालना है तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या टोटल वर्क डन को मैं सीधा सीधा क्या लिख दूं, डीपी, है ना, यही होगा। dw बाई dt को मैंने सीधा सीधा ऐसे लिख दिया, डी नहीं सॉरी, हाँ जी ऐसे लिख सकता हूँ। टोटल वर्क डन निकालना है जो अभी तक हमने डेरिवेशन में किया, dw बाई dt इज इक्वल टू p, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dw इज इक्वल टू p dt, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t के लिए, फुल साइकिल के लिए। अब P के अंदर मुझे जो E और I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, E क्या होगा, क्योंकि P अपने को पता है वो क्या रहेगा, EI। E क्या होगा बच्चा, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पे फाइव कहां से आ गया पता चल रहा है। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं ईएमएफ को प्लस फाइव लिख लूं या मैं करंट को माइनस फाइव की टर्म में लिख लूं, कोई दिक्कत। मैंने जो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन मैं नोट्स की रेफरेंस में लेके बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि मैं करंट को लैग होता हुआ दिखा देता हूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। बात सेम थी, हाँ देखो करंट को प्लस फाइव लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, करंट कैसे फाइव आएगा ना। यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें, सर्किट डायग्राम की रेफरेंस में अगर हम बात कर रहे हैं, तो सर्किट डायग्राम में हमारे पास क्या, जो ईएमएफ है वो करंट से 90 डिग्री आगे है, करंट पीछे है, तो ओमेगा टी माइनस फाइव रह सकती है ना करंट। बात समझ में आ रही है, करंट के अंदर प्लस फाइव नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा बिल्कुल कंसेप्ट। हमारे पास ईएमएफ है जो फाइव एंगल से लीड कर रही है करंट को, या ये कहो कि जो करंट है वो ईएमएफ से फाइव एंगल लैग कर रही है। तो लैग को हम कैसे दिखाएंगे, माइनस फाइव के साथ। किसी को दिक्कत। अब क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेट करो, dw इज इक्वल टू 0 टू t e नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है बच्चा, dt के रिस्पेक्ट में। डन, ध्यान दो इधर, हमारे पास जो वर्क डन आया है 0 से t e नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव dt तक आ गया। अब क्या करें, यहां पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोलो, e नॉट आई नॉट 0 टू i साइन ओमेगा टी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये फॉर्मूला खुल गया बच्चा। अब ब्रैकेट ओपन करो, 0 से t e नॉट आई नॉट साइन इंटू साइन
साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस ये क्या बना हमारे पास ई नॉट, मतलब ये सॉरी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। यहां तक ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाए। 0 से टी ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस ये क्या बन गया साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 साइन फाइव। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें इंटीग्रेशन की स्टेप्स नहीं लगानी है। मैंने पूरा चैप्टर जब तक किया है, जब शुरू किया था एवरेज पावर वाले में, तब भी कहा था कि इंटीग्रेशन का स्टेप्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या निकलेगी टी बाई टू, और अगर अकेला साइन या कॉस होगा, चाहे यहाँ 2 ओमेगा है 3 ओमेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 0। तो अब ये हमारे पास ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर कॉस फाइव कांस्टेंट है, ये साइन 2 ओमेगा टी है, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि नहीं? तो अगर मैंने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी इंटीग्रेशन की, ये ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव कांस्टेंट, ठीक है एक काम करो, ई नॉट आई नॉट को बाहर लिखा, कॉस फाइव कांस्टेंट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चा टी बाई टू, माइनस इसकी वैल्यू क्या निकल गई है 0। तो ये तो खत्म ही काम, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाता है ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव टी बाई टू। इसको और कैसे लिखें, ई नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू कॉस फाइव, और ई नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू को क्या लिख लूं ई वी आई वी कॉस फाइव। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चा, देखो मेन इसमें एक ये चीज याद रख लेना है कि साइन स्क्वायर और कॉस, जो साइन स्क्वायर या साइन 2 थीटा या सिंपल साइन थीटा 0 से टी के लिए जो एवरेज मेन वैल्यू अपने इंटीग्रेशन की प्रोसेस करता है वो डायरेक्ट डाल दो, इंटीग्रेशन सॉल्व करने मत बैठना। डन है, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चा एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एलआरसी सर्किट। डन है। अब इसके बाद आता है बच्चा पावर फैक्टर। देखो पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, पावर फैक्टर आता है ईवी आईवी कॉस फाइव, ये पावर पता है अपने को। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर, ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या होता है ईवी आईवी, जो एवरेज वैल्यू हमारे पास निकल रही है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो एक बात देखो, अगर हमने जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया है पावर का ईवी आईवी कॉस फाइव, अगर मैं यहां से पावर डिवाइडेड बाय ईवी आईवी लिखूंगा, ये तो कॉस फाइव की वैल्यू आ जाएगी, और यही पावर फैक्टर की डेफिनेशन है। समझ में आई है, ये जो cos फाइव की वैल्यू आई है यही हमारे पास क्या है डेफिनेशन। अब एक और चीज देखो जरा, ट्रू पावर के लिए हमने क्या लिखा है R बाय Z, ये क्या है, ये आ गई है हमारे पास रेजिस्टेंस और ये आ गई है इंपीडेंस। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। अगर मैं इसको अपना जो फेजर डायग्राम था जो इंपीडेंस ट्रायंगल के अंदर उसके हिसाब से बताऊं, तो ध्यान से देखो हमारे पास अगर मुझे cos फाई निकालना है इस ट्रायंगल में, फाई cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास r था, हाइपोटेन्यूज हमारे पास z था। क्लियर है, तो cos फाई की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज इक्वल टू r बाय z, रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस। यूवल बच्चा पता चला है ये पक्का? तो हमारे पास cos फाई के दो फॉर्मूलाज आ गए हैं, एक p बाय ईवी आईवी और एक r बाय z। ये होता क्या है cos फाई पावर फैक्टर। डन है बच्चा। इसके बाद कुछ हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट है एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एसी ओवर डीसी। इसमें देखो बच्चा सबसे पहले अगर हम बात करें एसी और डीसी की, तो एसी और डीसी में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट हमारे पास एसी का आता है वो आता है जनरेशन, ट्रांसमिशन और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी इज मच मोर इकोनॉमिकल देन डीसी। जो हमारे पास जिस टाइम पे हम पावर जनरेट कर रहे होते हैं या ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वो बहुत कंपैरेटिवली चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है डीसी के कंपैरेटिवली।
वो मेन रीजन क्या रहता है कि जिस टाइम पे हम ट्रांसमिशन करना होता है, देखो जनरेशन में इतना खर्चा नहीं है, असली खर्चा होता है ट्रांसमिशन में। जहां पावर हाउस, जहां से बिजली बन रही है, वहां से जहां कंज्यूम हो रही है वहां तक पहुंचाना, कंडक्टर का कॉस्ट सबसे महंगा होता है हमारे लिए। अब वो जो कंडक्टर्स हम लगा रहे हैं, अगर उसके अंदर हम पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है। करंट कम जितना रहेगा वो सरफेस पे फ्लो करता है, हम उसके लिए पतले कंडक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये अगर हम बात कर रहे हैं कि नहीं मुझे मैंने बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल कर दी, तो डीसी में हम पोटेंशियल को बढ़ा या घटा नहीं सकते। जबकि एसी के अंदर बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो कि आज का टॉपिक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जहां तक जहां जनरेट हुई वहां से स्टेप अप करके और ज्यादा हाई पोटेंशियल पे लाकर, और जहां कंज्यूम होनी है जितनी रिक्वायर्ड है उतने पे स्टेप डाउन करके हम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एसी वोल्टेज कैन इजिली बी यूज्ड, कैन बी वेरिड यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, एसी कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू डीसी, magnitude of AC can be reduced using choke coil without involving the loss of energy. AC travels on the surface of the conductor. Therefore, for long distance of transmission of AC, we often save costly conducting material using inner core of cheaper material. For example, ACSR, aluminum conductor steel reinforced, is widely used in electrical supply lines. ये कहाँ देखा है तुमने? अपने घरों के बाहर जो खंबे पे से तार जाते हैं, घरों के बाहर तो नहीं, मेन जो खंभों के ऊपर तार देखी होगी, तो देखिए वो कैसे ट्विस्टेड सी होती है थोड़ी, देखा है? उसके ऊपर वाला पार्ट एल्यूमिनियम होता है, लेकिन अब अगर कहीं काम चल रहा हो और सप्लाई ना हो, उस टाइम पे तार अगर सामने पड़ा है, अगर कभी नोटिस करोगे उठा के, तो उसके बीच में क्या होता है, स्टील वायर होता है, जो कि कंपैरेटिवली काफी सस्ता और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और उसके ऊपर हमने सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम को रैप किया हुआ, तो स्ट्रेंथ वाला काम वो देगा। कोर के अंदर करंट जा भी नहीं रही है, सरफेस के ऊपर से जा रही है, तो हम उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, और कॉस्टिंग कम कर पा रहे हैं और वायर को स्ट्रेंथ दे पा रहे हैं। क्योंकि अदरवाइज जो अच्छा कंडक्टर है वो स्ट्रेच भी ज्यादा होगा, गर्मी में लैग कर जाएगा, बिल्कुल स्लैग बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए हमें वहां पे हमने स्टील लगा दिया जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, वो टूटेगा भी नहीं और वो लैग भी नहीं करेगा, है ना? अपने को पता है इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है उसकी, कि अगर उसके ऊपर किसी तरीके की फोर्स भी लगेगा तो वो वापस अपनी जगह पे बहुत जल्दी आता है। फिर आता है एसी मशीन्स आर ऑफन स्मॉल इन साइज, इजी टू यूज एंड हैव लॉन्गर लाइफ। ड्रॉबैक क्या है एसी के? इट इज मोर डेंजरस टू वर्क विद एसी एट हाई वोल्टेज। द मोमेंट द इंसुलेशन इज फॉल्टी, वन गेट्स अ सीवियर शॉक। द शॉक ऑफ एसी इज अट्रैक्टिव वेयरएज दैट ऑफ डीसी इज रिपल्सिव। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एसी का, कि एसी के साथ अगर किसी को करंट लगता है तो वो चिपक जाता है साथ में। डीसी के अंदर जोर का झटका लगेगा, पीछे गिरेगा जाके, चांसेस हैं सर्वाइवल के। एसी के अंदर वो ज्यादा सीवियर डैमेज क्रिएट कर देगा क्योंकि बंदा साथ में ही रह गया है वहां पे। ठीक है, देयर आर सर्टेन फिनोमिना लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये सब हमने देखा हुआ है बचपन से जब भी हम पढ़ रहे हैं, जहां पे भी हमें इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत पड़ी है, आइंस में डिसोसिएशन की जरूरत पड़ी है, वहां एसी काम नहीं आ सकता। वहां हमें कैथोड एनोड चाहिए जो एसी के अंदर नहीं है ना? उनके लिए हमें डीसी ही यूज करना पड़ेगा। AC is transmitted more from the surface of the conductor than from inside. Therefore, several fine insulating wires and not a single thin wire are required for the transmission of AC. है ना? मल्टीपल लेयर्स देनी पड़ेंगी क्योंकि सरफेस के ऊपर ही फ्लो कर रहा है, पतला सा अगर सरफेस रखेंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। क्लियर है? ये हमारे पास कुछ एसी के ड्रॉबैक्स हैं और हमारे पास एडवांटेजेस हमने पढ़ लिए। अब अपना टॉपिक आता है बच्चे ट्रांसफॉर्मर, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में आने वाला टॉपिक। इसके ऊपर न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल दोनों तरीके से हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक बार इसको समझना, इसकी डेरिवेशन नहीं है खास कुछ, कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग चाहिए इसके लिए, मतलब तुम्हें आसानी से समझ में आएगा, इसके ऊपर तुम्हारा होल्ड बहुत अच्छा चाहिए। अब देखो जरा अपने पास ट्रांसफार्मर में क्या है। अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर चार्जिंग द एसी वोल्टेज। क्या है ये? इट इज यूज्ड फॉर चार्जिंग, करो सॉरी, चेंजिंग द एसी वोल्टेज। हम क्या बात करें? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, बेसिकली इट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। ट्रांसफार्मर अपने को पता है, ये कहां देखे हमने? जो अपने खंभों के ऊपर एक बड़े बड़े से कुछ लगे होते हैं जिनके अंदर बहुत जल्दी जल्दी आग लगती रहती है अपने तो आस पड़ोस वालों में। गर्मियों के अंदर हम कह रहे हैं ये ट्रांसफार्मर फूट गया, वो फूट गया, वो क्या रहा है? वो ओवरलोड की वजह से ओवरहीट हो रहा है। लेकिन उनका मेन काम क्या है? हमारे पास यहाँ पे एक सब स्टेशन
सब स्टेशन पे 440 वोल्ट की, सब स्टेशन पे ऑब्वियसली ज्यादा आती है। वहां देखोगे बाहर लिखा होता है 11 केवी है, 16 केवी, वो सब स्टेशन के आगे रेटिंग लिखी होती है कितने किलो वॉट का सब स्टेशन है। किलो वॉट हमें कितने चाहिए, 220 वोल्ट। इतनी हाई वोल्टेज से यहाँ ट्रांसफार्मर के थ्रू हमें लो वोल्टेज पर, मतलब स्टेप डाउन करके हमें प्रोवाइड करी जाती है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, घरों में भी चार्जर्स हैं, अपने को पता है। अब हमारा जो फोन है वो सिर्फ 5 वोल्ट की सप्लाई पे चार्ज होगा, उससे ज्यादा देंगे तो खराब हो जाएगा वो। तो हमें क्या करना होता है वहां, फिर हमने क्या लगाया है, अडेप्टर लगाया है। उस अडेप्टर के अंदर अगर कभी तोड़ के देखोगे, चाहिए तो मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं चार्जर, उनको तोड़ के हम आराम से देख सकते हैं कि उसके अंदर तुम देखोगे तो छोटे छोटे से ट्रांसफॉर्मर्स ही होते हैं। उनका काम क्या होता है, एक तो रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमें बैटरी चार्ज करनी है। तो जो फोन की बैटरी है, तो हमारे पास काम क्या कर रहा है, पहला उसे स्टेप डाउन कर दिया जाता है 220 से 5 वोल्ट पे, फिर उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है और उसके बाद फोन चार्ज होता है। तो ये सारा प्रोसेस कब हो पा रहा है, जब हमारे पास वहां पर ट्रांसफॉर्मर्स है। और ट्रांसफार्मर सिर्फ किस पे काम करेगा, एसी पे, ये याद रखना। उसका रीजन क्या है अभी पता चल जाएगा। देखो ट्रांसफार्मर पता चल गया क्या, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द एसी वोल्टेज। एंड प्रिंसिपल क्या है बेटा इसका, a transformer is based on the principle of mutual induction, that is whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes an EMF is induced in the neighboring coil। मुझे पता है पूरे चैप्टर में हमने पिछला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था यही पढ़ा था। अब इसमें है क्या, पहले एक बार इसको देखो और इसको समझने की कोशिश करना, ये है क्या। मेरे पास है एक पुराना ट्रांसफार्मर, कहीं किसी दिन लगाएंगे टाइम, उसको भी ना तोड़ के बिल्कुल पार्ट्स के अंदर देख लेंगे, विजुलाइज कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं तो ये है क्या, ये समझो। हमारे पास कुछ रेक्टेंगुलर शेप के, मतलब जैसे ये दिख रहा है, पतले पतले से पेजेस हैं, एक पेज है, 2 पेज है, ऐसे ऐसे अगर बहुत सारे पेजेस हो मेरे पास, उनको हमने ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का बना रखा है। ठीक है, ये इंसुलेटेड है। ये जो मेटालिक होते हैं वो लोहे के या मतलब किसी भी मेटल के लगा लो, अच्छी खासी स्ट्रेंथ वाले मेटालिक शीट्स हैं पतली पतली, और वो इंसुलेटेड है, उनके बीच में जेल होता है, गम होता है जो आपस में इनको कंडक्ट नहीं करने देगा। तो ये क्या है, इंसुलेटेड है, और इनको हमने इस एक शेप में डाल दिया है। इस शेप में अगर मैं बीच से यहां से काट दूं तो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम जैसा कुछ बन जाएगा। उस रेक्टेंगुलर फ्रेम के एक एंड पे हमने क्या कर दिया है, उस रेक्टेंगुलर फ्रेम के एक एंड पे एक कॉइल लपेट दिए, और दूसरे एंड पे एक कॉइल लपेट दिए। इन कॉइल्स का आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट कुछ नहीं है। इनमें से किसी एक में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, किसी एक में ज्यादा है। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स किस में कम और किस में ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में। पहला फंडा तो यही सिंपल याद रखो, जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स कम है उस तरफ वोल्टेज कम है, जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है उस तरफ वोल्टेज ज्यादा है। तो अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट क्या देंगे, एसी। ये जिस साइड में हम इनपुट देते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी वाइंडिंग। ये क्या हमारे पास, प्राइमरी कॉइल। तो P1 और P2 प्राइमरी के लिए लिख दिया, और जिस अक्रॉस हम आउटपुट निकालेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है। तो यहां क्या दिख रहा है कि ये कम वोल्टेज को ज्यादा में कन्वर्ट करेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर उल्टा हो जाता, इधर मैं इनपुट और उधर आउटपुट निकालता, तो ये स्टेप डाउन हो जाता। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको। तो हमारे पास है क्या यहाँ पे, ई। अब देखो प्राइमरी वाइंडिंग में हमने क्या दिया, एसी दिया है। जब मैं प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट दे रहा हूं तो ईपी की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इनपुट है एसी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। Let us assume primary coil to be pure inductance with zero resistance. IP lags EP by 90 डिग्री। ये हमें पता है, अगर एक प्योर इंडक्टर है तो जो करंट है वो 90 डिग्री लैग कर जाएगी पोटेंशियल से, है ना। पावर फैक्टर क्या आ गया, cos 90 which is 0, cos phi, क्योंकि अगर प्योर इंडक्टर है तो प्योर इंडक्टर के केस में phi कितना बन गया, 90 डिग्री। तो cos phi की वैल्यू हमारे पास 0 होती है कि नहीं। Therefore no पावर इज डिसिपेटेड इन प्राइमरी कॉइल। ये ठीक है, पावर लॉस कुछ नहीं है। ये अलग बात है कि सच में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इंडक्टर होगा उसमें माइनस ही तो रेजिस्टेंस रहेगी रहेगी। लेकिन फिलहाल आइडल इंडक्टर लेके चल रहे हैं, तो आइडल इंडक्टर के केस में जीरो रेजिस्टेंस रहता है, इंडक्टेंस के अंदर किसी तरह का पावर लॉस नहीं होता। ये हमने अभी डेरिवेशन में भी देखा था। तो क्या हुआ, देयरफॉर
no power is dissipated in primary. The alternating primary current induces an alternating magnetic flux phi naught in iron core. Because the core extends through the secondary winding, the induced flux also generated through the turns of secondary. इस बात में किसी को दिक्कत? क्या बोला गया बच्चा? अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लक्चुएटिंग करंट है, दैट इज एसी है, तो इसके अंदर कॉन्टिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल करंट है. वेरिएबल करंट है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वेरिएबल फ्लक्स इस कोर के थ्रू लिंक हो रहा है. समझ रहे हो? ये जो हमारे पास कोर है, आयरन कोर लगा लो इसे, लेमिनेटेड आयरन कोर, इसके थ्रू लिंक्ड हो रहा है और वही फ्लक्स जाके इस कोर के थ्रू जाते हुए इस कॉइल के साथ लिंक्ड हो रहा है. वेरिएबल फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? जितना डी फाई बाई डी टी होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होता जाएगा. तो इसके अंदर उसकी वेरिएशंस की वजह से यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो गया. क्लियर है? पिछले पूरे चैप्टर में हमने यही करा कि अगर जो नेबरिंग कॉइल के अंदर फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा तो उसका असर अपने वाली कॉइल पे होगा, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो गया. नाउ ई पर टर्न, दैट इज ई टर्न का मतलब क्या हुआ है? ईएमएफ पर टर्न. तो ईएमएफ पर टर्न जो है, ईपी हमारे पास हो गया वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, ईएसएस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल. नंबर ईएमएफ पर टर्न इज डी फाई बाई डी टी. ये पता है अपने को, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो डी फाई बाई डी टी रहेगा एंड इट इज इक्वल टू, लिखो बच्चे ये साथ में फॉर्मूला लिखते चलेंगे, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ईपी बाई एनपी. डी फाई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ईपी बाई एनपी और ईएस बाई एनएस. ईपी इज द पोटेंशियल या ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग. ES is potential या EMF in secondary winding divided by number of turns in secondary winding. और ये दोनों इक्वल हैं वैल्यूज. अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो यहां से मैं ES की वैल्यू NS बाई NP इंटू EP की टर्म्स में निकाल सकता हूं. ये फॉर्मूला ठीक है? ES इज इक्वल टू NS बाई NP इंटू EP. ये लिख लो, ये हमें यूज करना है अब जगह जगह. लिख लिया बच्चा? अब इस फॉर्मूला में एक चीज पे ध्यान दो, ES किसके इक्वल है? NS बाय NP इंटू EP. NS बाय NP. अगर NS की वैल्यू NP से ज्यादा होगी तो ES की वैल्यू भी ज्यादा होगी. इस सर्टेन वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा होगा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. तो अगर NS बड़ा है तो ES बड़ा होगा, है ना? अगर नंबर ऑफ टर्न्स in secondary coil is greater than number of turns in primary coil, then EMF in secondary coil is also greater than EMF in primary coil and it is known as step up transformer. और अगर उल्टा हो जाएगा, NS की वैल्यू NP से कम है तो ES की वैल्यू भी EP से कम हो जाएगी, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा. ठीक है? और इस NS बाय NP के रेशियो को हम क्या कहते हैं बच्चा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. क्लियर है? Number of turns in secondary coil divided by number of turns in primary coil is equal to transformation ratio. Clear है? अब है, as we assume that no energy is lost along the way, conservation of energy required that. है ना? कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ? EPIP must be equals to ESIS, है ना? IS की वैल्यू क्या निकली? IP इंटू EP बाई ES एंड EP बाई ES NP बाई NS के इक्वल था, जो कि 1 बाई K के इक्वल है. तो मैं ये वैल्यूज यहां डाल दूं, IS की वैल्यू IP टाइम्स NP बाई NS और IP बाई K, जो K की वैल्यू NS बाई N की टर्म्स में था. ऐसे लिख सकता हूं. ये फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चा? हमने कुछ नहीं किया, जो ऊपर लिखा था बस उसी को रिलेट करा दिया. ये रिलेशन पता होना चाहिए कि करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू प्राइमरी कॉइल करंट इन प्राइमरी कॉइल टाइम्स NP बाई NS और 1 बाई K. ठीक है ना? ध्यान से देखो, यहां कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है किसी भी फॉर्मूलास के, छोटे छोटे फॉर्मूलास का सिर्फ रिलेशन है. फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ES इज ग्रेटर देन EP, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू हमेशा K से बड़ी रहेगी और सेकेंडरी के अंदर जो करंट है वो प्राइमरी से कम रहेगा. ये ध्यान देना बच्चा. अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट कम है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है ना? हमने देखा है कि ES
और IS का प्रोडक्ट EP और IP के इक्वल रहेगा। अगर मैं सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो सेकेंडरी करंट रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास अगर ES is greater than EP, then transformation ratio is greater than 1, hence secondary current is less than primary current. क्लियर है? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में रहेगा। With a gain in voltage, there is loss in current in the same ratio. And for step down transformer, ES is less than EP, transformation ratio is less than 1, and IP is less than IS. With loss in voltage, there is gain in current in the same ratio. ठीक बात है ये। फिर है REQ। REQ क्या है बच्चा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय NP by NS का होल स्क्वायर टाइम्स R. R is equal to ES by RS, load resistance, REQ equivalent resistance. And R equivalent is load resistance as seen by the source or generator. Efficiency की जब हम बात करते हैं तो क्या आता है? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर ES/IS, इनपुट पावर EP/IP। क्लियर है? मैं फिर बार बार बोल रहा हूं बच्चे, बड़ी डेरिवेशन नहीं है ये, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पूरे ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा, और उसके साथ एक जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल आएगा जहां इन छोटे छोटे रिलेशंस को यूज करना आएगा। तो हर किसी को ये सारे रिलेशंस याद होने चाहिए। ठीक है? अब हमारे पास क्या देखो बच्चा, ES is equal to EP NS by NP is based on 3 assumptions। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्स में देखा हुआ है बोर्ड्स में कि व्हाट आर द 3 assumptions। अब थ्योरी में आए ना आए वो अलग कहानी है, लेकिन पहले कभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आया हुआ है, ये assumptions याद रखनी है। द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट्स आर स्मॉल, there is no leakage of magnetic flux, some magnetic flux linked with both primary and secondary coil, and the secondary current is extremely small। क्लियर है? ये 3 assumptions रहेंगे हमारे। तो पता होना चाहिए बस कि प्राइमरी रेजिस्टेंस और करंट हम बहुत ज्यादा स्मॉल मान रहे हैं, लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होनी चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी से लिंक्ड रहेगा, और सेकेंडरी करंट भी स्मॉल रहेगी। क्लियर है बच्चा ये? फिर है एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉस में हमारे पास सबसे पहले कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस समझ में आता है क्योंकि हमने कॉपर वाइंडिंग करी हुई है, उसके अंदर हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस होएगा, तो हीट इन द कॉपर कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो जो एनर्जी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको हम कॉपर लॉस कंसीडर कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है आयरन लॉस। इट इज द एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट इन द आयरन कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अब कोर के थ्रू अगर जो EMF लिंक्ड हो रहा है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ करंट जनरेट हो रही होगी, उसकी वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, तो वो हमारे पास आयरन लॉस आ गया। लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न is less than the rate of change of magnetic flux linked with each turn P1 P2। it can be reduced by winding primary and secondary coil over the other। ये क्या कहा जाता है? देखो, इनमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में लीकेज ज्यादा है, इसकी इंडिविजुअल अच्छी थी, इसकी इंडिविजुअल अच्छी थी, दूर दूर होने की वजह से मिला जुला के नेट फ्लक्स लिंकेज कम है। बेस्ट वे क्या होता है? दोनों को एक दूसरे के ऊपर वाइंड कर दो। तो ट्रांसफार्मर्स हमारे सिलेबस में इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल को इंजीनियरिंग करोगे, कोई पढ़ेगा आगे, तो पता चलेगा ट्रांसफार्मर्स के शेप्स के ऊपर नाम है, E टाइप, I टाइप। वो I टाइप में यही है कि बीच में I है, उसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी इस तरीके से वाइंडेड होता है। जो हमारे पास भी जो छोटे मोटे ट्रांसफार्मर्स जैसे मैं बता रहा हूँ कि खोल के दिखाऊंगा, वो मेनली I टाइप मिलेंगे कि एक दूसरे के ऊपर वाइंडेड मिलेंगे। वो अगर किसी ने देखा भी हो ट्रांसफार्मर जो छोटे वाले आते हैं, प्रोजेक्ट्स में लगाया है हमने, अभी जो रेक्टिफायर बनाए थे हमने, उनके अंदर देखोगे तो उसको ऊपर से ध्यान से देखना, वो एक ही जगह पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडेड है। एक बीच में मोटा सा गट्ठा सा है जिसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे के ऊपर वाइंडेड। क्लियर है? फिर है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस अपने को पता है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटिज्म एंड डीमैग्नेटाइजेशन। हिस्टेरेसिस का याद है? जो हमारे पास क्या होता था, लैग हो रहा होता था, जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रुक थोड़ी सी, हम क्या कह रहे थे उसको कि इवन जो हम उसके लिए सोर्स की करंट हटा भी रहे थे, तब भी वायर हल्का सा मैग्नेटाइज रह जाता था, है ना, जो रिटेंशन हो रही थी हल्के से। तो हिस्टेरेसिस कर्व हमने जब समझा था। फिर ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस, ये क्या, हमिंग नॉइस आती है जो उसमें से, ये सारे इसके कुछ लॉसेस हैं। तो रफली 90% ऑफ द इनपुट पावर जो हमारे पास रहेगी वो एक बेस्ट ट्रांसफार्मर परस्यू कर सकता है, 10% हमारे नुकसान में जाएगा ही जाएगा। क्लियर है बच्चे? इसी के साथ हमारा ट्रांसफार्मर का टॉपिक खत्म हो जाता है, और फिर बाकी जो एक इसके अंदर आएगा एक वॉटलेस करंट का टॉपिक, और फिर इसका जनरेटर का टॉपिक, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।